गोपालपुर नाम का एक गांव था जहां अर्जुन अपनी पत्नी चंदा और बच्चे के साथ रहा करता था। वो गांव-गांव में अपने सिर पर टोकरियां बेचने का काम किया करता था। उसी गांव में अर्जुन का भाई विक्रम भी रहा करता था, जो गांव में छतरी बेचने का काम किया करता था। अर्जुन का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उसे आर्थिक समस्या हो रही थी। अजी सुनिए ना, घर का राशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर आजकल सबको प्लास्टिक की बनी टोकरियां ही चाहिए। कोई मेरी टोकरी खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। आप अपने भैया से मदद क्यों नहीं मांगते हैं? पिताजी के जाने के बाद सारी जमीन और खेत उन्होंने ही ले ली और आज उनका बड़ा छतरी का कारोबार है। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं जाकर भैया से मदद मांगता हूँ। अर्जुन विक्रम से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। भैया प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? और भाभी कैसी है? सब कुशल मंगल है। तुम बताओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? वो भैया, मैं आर्थिक समस्या से जूझ रहा हूँ, इसीलिए आपसे कुछ पैसों की मदद मांगने आया था। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। आखिर मुझे मेरा भी घर चलाना है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से। भैया, पिताजी ने जमीन जायदाद छोड़े थे, उन सभी चीजों को तो आपने मुझसे ले लिया। क्या आप मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते हैं? तुम एक ही बात 1000 बार क्यों दोहराते हो? जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। बारिश का मौसम आ रहा है, मेरी छतरी की बिक्री इसी महीने में होती है, तो कृपया मुझे बख्श दो और चले जाओ यहाँ से। अर्जुन नाराज होकर विक्रम के घर से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी पत्नी चंदा उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? विक्रम भैया ने हमारी मदद करने से मना कर दिया। उनके पास इतना धन है, फिर भी क्या वो अपने भाई की मदद नहीं कर सकते? खैर छोड़ो, मैं अभी दूसरे गांव में जाकर ये टोकरियां बेचूंगा। शायद दूर गांवों में अभी भी इन टोकरियों का इस्तेमाल होता हो। जी ठीक है। अर्जुन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर दूसरे गांव निकल जाता है कि शायद वहां कोई उसकी टोकरियां खरीद ले। अर्जुन गांव-गांव फिरता अपनी टोकरियां बेचता है। टोकरी ले लो, हाथ से बनी टोकरी ले लो। अरे भैया, ये टोकरी कैसे दी? जी बस 20 रुपए में। 20 रुपए? ये तो इन टोकरियों के लिए बहुत ज्यादा है। 10 में देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, ले लीजिए। अर्जुन टोकरी को 10 रुपए में बेच देता है और अपने गांव लौटने लगता है। थोड़ी ही देर बाद गांव में बारिश आनी शुरू हो जाती है। आज बस 2 टोकरियां बिकी हैं और ये बारिश भी अपने वक्त से पहले ही आ गई है। अर्जुन टोकरियों को अपने सिर पर छतरी की तरह रखकर घर लौटने लगता है। लेकिन कुछ भी कहो, इन टोकरियों में एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आता है। अर्जुन रास्ते में कुछ कुत्तों को बारिश में भीगते हुए देखता है तो कहता है, मेरे सर पर तो बारिश से बचने के लिए छत है, मगर इनके पास तो इतना भी नहीं है। मैं जाकर इन लोगों के लिए बारिश से बचने के लिए कुछ बनाता हूँ। अर्जुन घर जाकर एक बड़ा टोकरी बनाना शुरू करता है और वो उस टोकरी के बीचों बीच एक डंडी लगा देता है ताकि वो जमीन में गड़कर खड़ी रह सके। जैसे ही टोकरी तैयार हो जाती है, अर्जुन जाकर उस टोकरी को छाते की तरह रास्ते में रख देता है। अब जब भी बारिश होगी, तब गांव के कुत्ते इस टोकरी के नीचे आकर शरण ले सकते हैं। अगली सुबह गांव में तेज बारिश आती है और कुत्ते टोकरी के नीचे बैठ जाते हैं। उसी बीच वहां से एक फल बेचने वाला अपना ठेला लेकर गुजर रहा था। तभी एक तेज हवा चली और उसकी छतरी को उड़ा ले गई। तो उसने सोचा, मैंने इतनी महंगी छतरी खरीदी थी अपने ठेले के लिए, मगर वो हवा के चलते ही हवा हो गई। और यहाँ देखो, कुत्ते आराम से इस टोकरी जैसी छतरी के नीचे बैठे हुए हैं और तो और इस टोकरी को हवा हिला भी नहीं पा रही। फल वाला अपने ठेले के लिए टोकरी छतरी वाले को गांव में ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते वो अर्जुन के घर जा पहुंचा। अब ये सुनिए,
क्या आप ही हैं जिसने वो टोकरी की छतरी गांव के कुत्तों के लिए बनाई है? जी वो मैं ही हूँ, बताइए क्या बात है? उसी तरीके की छतरी मुझे आपसे बनवानी थी, इसीलिए मैं आपको इस गांव में हर जगह ढूंढ रहा था। जल्दी ही बारिश का मौसम आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि पहले की तरह मेरा छाता फिर से उड़ जाए। जी अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए ये टोकरी छतरी जरूर बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। अर्जुन उस फल वाले के लिए टोकरी छतरी बनाता है और उसे दे देता है। तो अर्जुन की पत्नी उससे कहती है, ए जी सुनिए ना, जैसा इस गांव के हर ठेले वाले आपसे छाता बनवा रहे हैं, क्यों ना आप लोगों के लिए भी वैसा ही छाता बना दें? बात तो तुमने पते की है भाग्यवान। अर्जुन टोकरी की छतरी लोगों के लिए भी बनाने लगता है और गांव वालों को कम पैसों में वो छतरी बेचने लगता है और सारे गांव वाले अर्जुन को टोकरी छतरी वाले के नाम से जानने लगते हैं। चंदा अब बातें ठीक से समझ में आ रही हैं। क्या जी? सिर्फ मेहनत से ही हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि हमें उसके साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। उसने हमें इस तरीके से बनाया है कि हम भी आगे कुछ नया बनाएं, जिस तरीके से आपने इस टोकरी छतरी को बनाया। और दूसरी ओर विक्रम अपने दफ्तर में बैठा होता है और अपने कामगार जीगू को आवाज लगाता है। अरे जिग्गू, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। हाँ साहब, आया। बोलिए, क्या काम था? इस महीने कितनी छतरियों की बिक्री हुई है? साहब, इस महीने तो छतरियों की बिक्री बड़ी कम हुई है, गिनकर 10 छतरियां भी नहीं बिकी हैं। ये कैसे हो सकता है? बारिश होना शुरू हो गई है और छतरी सिर्फ इतनी ही बिकी है। क्यों, हमारी छतरियां क्यों नहीं बिक रही जिग्गू? साहब, वो आपका भाई अर्जुन है ना, उसने गांव में टोकरी की बनाई हुई छतरी बेचनी शुरू कर दी है, जिससे सारे गांव वाले सिर्फ उसकी बनाई हुई छतरी ही खरीद रहे हैं। तो ये बात तुम मुझे कब बताओगे? तुम किसी काम के नहीं हो जिग्गू। विक्रम अर्जुन के घर जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। भैया, आप कई दिनों बाद आप मेरे घर पर आए हैं, बैठिए ना। मैं बैठने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहने आया हूँ कि जब से तुमने ये टोकरी की बनाई हुई छतरी बेचनी शुरू की है, मेरा धंधा मंद चल रहा। इसीलिए एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें इस धंधे को बंद करने के लिए कह रहा हूँ। आपको आज याद आया भैया कि मैं आपका छोटा भाई हूँ? जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और मैं आपसे मदद मांगने आया था, तब तो आपको याद नहीं आया कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं तो बस आपसे इस वक्त शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि अगर आपने उस दिन मेरी मदद कर दी होती तो शायद आज मुझे पता नहीं चलता कि मैं भी कुछ नया कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हें प्यार से समझा रहा था, आगे अब जो होगा वो मुझे भी नहीं पता। विक्रम अपने दफ्तर चला जाता है और अपने कामगार जीगू को बुलाता है और उससे कहने लगता है, बताओ, तुम्हारे पास कोई तरकीब है जिससे हमारी छतरी की बिक्री ज्यादा हो जाए? इस समय तो उससे सीधे तरीके से जीतना मुमकिन ही नहीं है। सारे गांव वालों को उसकी बनाई हुई छतरी ही पसंद आ रही है। ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगा था। अगर हम किसी को नीचे नहीं कर सकते हैं तो हमें उनका नाम खराब कर देना चाहिए, वो अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं जैसा कहता हूं वैसा करना। जैसे ही रात होती है, जग्गू वो सारी छतरी जो गांव वाले बाहर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें उठा ले जाता है और विक्रम उसका अपने घर के पास इंतजार कर रहा था। मुझे तो लगा कि तुम आओगे ही नहीं और तुम्हें बस इतनी ही छतरी मिली। हाँ साहब, मुझे जितनी दिखी उठा कर ले आया, मगर हम इन सब का करेंगे क्या? तुम बस मेरे साथ चलो।
विक्रम और जिग्गू दोनों ही अर्जुन के दुकान में पहुंचते हैं और विक्रम सारी जमा की हुई छतरी को उसके दुकान के पास रख देता है। समझा, अच्छे से समझ गया साहब। अभी आप इसकी दुकान में आग लगाने वाले हैं ना? बिल्कुल सही मेरे कामगार। हमने गांव वालों की छतरी को यहाँ लेकर रख दिया है और हम इसकी दुकान को जला देंगे। और बारिश का महीना है, जब तक ये नई छतरी बनाएगा तब तक तो बहुत समय बीत जाएगा और लोग मुझसे छतरी खरीदना शुरू कर देंगे। और इस अर्जुन का नाम भी खराब हो जाएगा कि इसकी छतरी लेने से हमारी छतरी को कुछ ना कुछ होने लगता है। वाह मालिक वाह, क्या तरकीब लगाई है। दोनों ही ये तरकीब सुनकर बहुत खुश होते हैं। उसी समय कुछ कुत्ते उनके ऊपर आकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज सुनकर अर्जुन आ जाता है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सब छतरियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? अब इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब तुम्हारे भैया ने मुझसे करने के लिए कहा था। विक्रम अपनी सारी गलती मान लेता है, जिस पर अर्जुन कहता है, भैया, आपको मदद करना और मदद मांगना दोनों ही सीखने की जरूरत है। देख लीजिए, आज इन कुत्तों ने मुझे बचाया। किसी दिन मैंने इन्हें बारिश से बचाया था। जो आप बोते हैं वही आप खाते हैं। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बस अपनी छतरी की बिक्री बढ़ानी थी। कोई बात नहीं भैया, मैं आपको भी इन टोकरियों की छतरी बना कर दूंगा। आप उन्हें अपने दुकान पर बेच सकते हैं। ये सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आगे से वो मदद मांगने के लिए शर्माता नहीं है, ना ही वो मदद करने से हिचकिचाता है। रमेशपुरम के छोटे से गांव में नीरज रहा करता था और हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखा करता था। नीरज छाते बेचने और बनाने का काम करता था, इसीलिए उसका मुनाफा सिर्फ बरसात के समय ही होता था। पता नहीं क्यों कोई दुकान पर आ ही नहीं रहा। ना जाने कैसे लोगों से इस दुनिया में पाला पड़ा है। कम से कम मेरा भला तो करे। अरे क्यों चिंता करते हो जी, मैं हूँ ना, तुम उसकी बिल्कुल चिंता ना करो। जब तक हमारा ये छतरी का व्यापार नहीं चलेगा, मैं दूसरों के यहाँ काम करके अपना घर चला लूंगी। मैं क्या करूं भाग्यवान, मुझे अच्छा नहीं लगता तुमसे काम करवाना। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही नीरज अपना घर चलाया करता था, तो कभी दूसरों के यहाँ काम करके रमेशपुरम गांव में कई सारी तकलीफें ऐसी ही होने लगी थी। इस गांव की हालत बहुत खराब होती जा रही है। हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कल ही अचानक कितनी तेज धूप हो गई। हाँ, और आज सुबह बारिश हो रही थी। इसी खराब मौसम के चलते मेरे बच्चे बीमार हो गए। मैं वैद्य जी का कब से इंतजार कर रही हूँ कि कब वो आएंगे और गांव के लोगों का इलाज करेंगे। गांव वाले बदलते मौसम की वजह से बीमार हो रहे थे। चारों तरफ बारिश की अफरा तफरी थी। तब वहाँ पर वैद्य जी आए और उनसे कहने लगे, इस गांव में जब भी आओ घटनाएं हो चुकी होती हैं। ये सब कुछ उस बुढ़िया के श्राप की वजह से हुआ है। खैर, मुझे इन गांव वालों के आपसी मसलों में नहीं पड़ना, अपना काम करना है। आओ आओ, सब लोग जो भी बीमार है सरपंच के घर आ जाओ। अरे वो देखो, वैद्य जी आ गए। चलो सब सरपंच जी के घर चलते हैं। वैद्य जी को दिखाने के लिए सब सरपंच जी के घर गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सरपंच एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, जिन्हें देख गांव वाले और चिंतित हो गए। मेरी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे प्राणों का कुछ भी हो सकता है। बस आप हिम्मत मत हारिए। मैंने आपके लिए ये कुछ दवाएं और ये इंजेक्शन लिख दिए हैं। जल्द से जल्द इन्हें मंगवा लीजिए और इन्हें खाना शुरू कीजिए। आप ठीक हो जाएंगे। तुम मेरे गांव वालों की रक्षा करो, किसी भी बच्चे या बूढ़े को कुछ ना हो। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सबका पूरा ध्यान रखूंगा। वैद्य जी सरपंच के घर में ही गांव के लोगों की जांच करने लगे। बारिश और तेज होती गई। सारे के सारे गांव में बारिश की वजह से परेशान हो गए। आधा गांव पानी से भर चुका था। सिर्फ नीरज का घर ही ऐसा था जिसके घर में पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। यूं कहे तो नीरज का घर उस गांव में होते हुए भी वहां बारिश की एक बूंद ना गिरी, जिसे देख सब दंग रह गए और नीरज के घर जाकर पूछने लगे,
ऐसा भला कैसे हो सकता है? तुम्हारे घर बारिश क्यों नहीं हो रही? कौन सा जादू टोना किया है नीरज भाई? पता नहीं, ना मेरे घर बारिश होती है ना ज्यादा धूप आती है। ये बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही। हो ना हो, कोई बात तो जरूर है। हाँ हाँ, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें ये वरदान मिला है। भाग्यशाली कहाँ हूँ बहन, कितने दिनों से अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाया हूँ मैं। पत्नी और मुझे, हम दोनों को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता है ताकि हमारा घर चल सके। उतने में वहाँ पर वैद्य जी सरपंच के घर से सबका इलाज करके आए और नीरज के घर बारिश ना पाकर कहने लगे, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? तुम इस गांव के करता धरता कैसे हो सकते हो? उस बुढ़िया के श्राप ने तुम्हें इस गांव को बचाने के लिए चुना है। इसका मतलब वो हुनरबाज तुम हो। हे भगवान। वैद्य जी की बात सुनकर सब दंग रह गए और वैद्य जी से पूछने लगे, वैद्य जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? करता धरता, बुढ़िया, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये बहकी बहकी बातें आप कब से करने लगे? लगता है सच्चाई बताने का सही समय आ गया है। सारे गांव वालों को यहाँ बुला लो और सब मेरी बात गौर से सुनना। वैद्य जी ने सभी को इकट्ठा किया और सबको एक रहस्यमयी तरीके से बातें बताने लगे। ये बात करीब 10 साल पुरानी है। तुम्हारे गांव के सरपंच ने एक बहुत बड़ा जंगल काट दिया था। हाँ, काट दो पूरा जंगल। इस जंगल की लकड़ियों को बेचकर हम अच्छा पैसा बना लेंगे। काट दो। साहब, जंगल के ठीक बीचों बीच एक बुढ़िया की कोठरी है, उसका क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें सोचना क्या है, उस बुढ़िया का घर तोड़ दो और क्या। सरपंच के इतना कहते ही उन सब ने मिलकर बुढ़िया का घर तोड़ दिया और जब बुढ़िया वहाँ आई तो पूरा जंगल कटा हुआ और अपना घर टूटा देखकर कहने लगी, तुम सब पापियों का नाश अवश्य आएगा। तुमने मेरा घर और परिवार उजाड़ा है। तुम्हारा घर और परिवार उजड़ जाएगा। ये जंगल मेरे परिवार से कम नहीं था। जी कृपा करके ऐसा श्राप न दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इस श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हारे गांव में हुनरबाज आएगा जो अपनी हुनर से गांव को प्रलय के प्रकोप से बचाएगा। उसकी बनाई हुई चीज को अपने घर पे लगा देना। ऐसा करते ही तुम्हारी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। नीरज के घर बारिश नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि नीरज ही वो हुनरबाज है। लेकिन मुझ में ऐसा कौन सा हुनर है जो गांव की इतनी मदद कर सकता है? तुमसे अच्छी छतरी कोई बना सकता है भला? तुम अपनी बनाई हुई एक छतरी दो। नीरज की पत्नी ने नीरज की बनाई हुई एक छतरी ली और उस गांव के एक घर में जाकर लगा दी। जैसे ही छतरी लगी, वो घर साधारण घर से छतरी घर में तब्दील हो गया। मानो एक छोटी सी छतरी इतनी बड़ी हो गई कि पूरे घर को ढक लिया, जिसे देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए। देखा आप सबने, तुम्हारे गांव का भला सिर्फ और सिर्फ नीरज ही कर सकता है। नीरज भाई, मुझे भी एक छतरी बनाकर दीजिए ना। मेरे बच्चे बीमारी से पहले से ही जूझ रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी नीरज भाई साहब, मुझे भी दीजिए। तुम सब ऐसे पराये जैसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? मैं पूरे गांव के लिए छतरी बनाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। जी, मैं आपका इसमें पूरा साथ दूंगी। नीरज ने दिन रात मेहनत करके छतरी बना के तैयार कर दी और देखते ही देखते सभी को छतरी देना शुरू कर दिया। सभी नीरज की बनाई हुई छतरी ले जाते और अपने अपने घरों में लगा देते। सभी के घर छोटे से मामूली घर से छतरी घर में तब्दील हो गए थे। सभी की छतरी घर को देखकर सरपंच अपनी बीमारी वाली अवस्था में ही वहां आ गया और कहने लगा, नीरज, तुम मुझे छतरी नहीं दोगे? जी सरपंच जी, ये भी कोई कहने की बात है भला? आपको छतरी क्यों नहीं दूंगा? वैसे ये श्राप कब तक चलेगा? इसका कोई अंत नहीं है क्या? छतरी से हमारा घर सुरक्षित हो गया है बस, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही और ना ही लोगों की हैरानी कम हो रही है। हम गांव वालों को मिलकर कई सारे पौधे लगाने होंगे, तब जाकर उस बुढ़िया के श्राप से मुक्त हो पाएंगे। बल्कि आज ही हम सब मिलकर पेड़ पौधे लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे उस बुढ़िया का श्राप चला जाए। मैं ठीक वैसा ही करूंगा। नीरज अपने गांव वालों के साथ मिलकर हर जगह पौधे लगाना शुरू कर देता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। छतरी घर की मदद से गांव वाले अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने लगते हैं।
नीरज की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। कई महीनों तक पौधे लगाने की वजह से उस गांव में बारिश बंद हो जाती है और बुढ़िया का श्राप भी खत्म हो जाता है। सब अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं।